तो देखो इस चैप्टर का नाम बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो वैसे इसमें 2 यूनिट्स हैं और दोनों यूनिट मिला के लगभग 10-12 नंबर तक की वेटेज रख लेते हैं, ठीक है, दोनों यूनिट। तो पहला यूनिट जो है उसमें तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़नी होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये 2 लोगों के नाम हैं, एक है साइमन कुजनेट्स, एक है रिचर्ड स्टोन। तो इन्होंने पहली बार मतलब ये कॉन्सेप्ट निकाला था जो हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, है ना। नहीं तो जनरली हम इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं, पर इकनॉमी के लेवल पर अकाउंटिंग करके देश की इनकम निकालने का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ था। फिर इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो CSO, है ना, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसकी जिम्मेदारी होती है देश में नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने की, ठीक है। बाकी नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो होता है, एक तो वो बिजनेसेस को हेल्प करता है ना, दूसरा सरकार को हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग में, इंटरनेशनल कंपैरिजंस करने में हेल्प करता है कि हमारा देश कितना कमा रहा है, दूसरा देश कितना कमा रहा है, कंपैरिजन में हेल्प करता है। तो इसीलिए हर देश जो है आज नेशनल इनकम अकाउंटिंग करता है, हर देश अपने देश की इनकम की अकाउंटिंग कर रहा होता है ना। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। बाकी इसमें कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो देखते हैं वन बाय वन जो हमने पढ़े थे। एक था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP किसको बोलते हैं। तो GDP बहुत सिंपल मतलब होता है, GDP का मतलब है कि जो भी हमारे देश में फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, उनकी जो भी मार्केट वैल्यू है या उनकी जो भी मनी वैल्यू है, तो सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मनी वैल्यू को GDP कह सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, क्या, प्राइस इनटू क्वांटिटी। हाँ, प्राइस मतलब जो मार्केट प्राइस है और क्वांटिटी मतलब जितना हमने बनाया। बाकी GDP 2 तरह से मेजर किया जा सकता है, एक को बोलते हैं नॉमिनल, एक को बोलते हैं रियल। अब इसका फ़र्क सिर्फ प्राइस से होता है। अब ये जो प्राइस है, अगर ये प्राइस हम किसी बेस ईयर का लेते हैं, पुराने किसी साल का, तो फिर हम GDP कह देंगे रियल GDP। लेकिन अगर हम प्राइस लेते हैं करंट ईयर के, इस साल के, मान लो अभी हम 2025 में या 2026 में, तो करंट ईयर के प्राइस लेते हैं तो नॉमिनल GDP। तो ये 2 तरह से मतलब मेजर हो सकता है, रियल और नॉमिनल। फिर रियल और नॉमिनल GDP के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम प्राइस इंडेक्स के माध्यम से नाप सकते हैं, या उसको हम GDP डिफ्लेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100। तो इस पे छोटा सा MCQ आपका बन जाता है, कोई भी 2 चीज़ें देगा और एक मिसिंग वैल्यू पूछ लेगा। तो जैसे इस एग्जाम्पल में नॉमिनल दे रखा था और प्राइस इंडेक्स दे रखा था और रियल GDP अपने फाइंड कर लिया, या इस वाले में रियल GDP दे रखा था, प्राइस इंडेक्स दे रखा था, तो नॉमिनल वाला अपन ने फाइंड कर लिया, ठीक है। तीसरा होता है इन्फ्लेशन रेट। अब हम इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालते हैं, इन्फ्लेशन रेट निकलता है GDP डिफ्लेटर की हेल्प से, जिसको आप सिंपल लॉजिकली ऐसे समझ सकते हो कि अगर पिछले साल GDP डिफ्लेटर था 150 और इस साल GDP डिफ्लेटर हो गया 165, तो आपको बस ये देखना है कि हमारे GDP डिफ्लेटर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो परसेंटेज में आप कहोगे 10%, है ना। फॉर्मूला सिंपल है, न्यू GDP डिफ्लेटर माइनस ओल्ड GDP डिफ्लेटर डिवाइडेड बाय ओल्ड GDP डिफ्लेटर इनटू 100। हाँ, तो हमको बस ये देखना है कितना GDP डिफ्लेटर बढ़ा। बाकी कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको भली भांति वाकिफ़ होंगे आप शायद। डेप्रिसिएशन किसका डिफरेंस होता है, ग्रॉस माइनस नेट का, ग्रॉस और नेट का, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसका डिफरेंस होता है, नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ठीक है। अब दोनों में क्या फ़र्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम का मतलब होता है कि जितनी भी फैक्टर इनकम हमारे रेसिडेंट्स ने कमाई, यानी कि जितनी भी फैक्टर इनकम किसने कमाई, रेसिडेंट्स ने, उसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जितनी भी फैक्टर इनकम हमारे टेरिटरी के अंदर कमाई, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम जो है वो एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है ना, उसमें हम बाउंड्री देखते हैं। लेकिन नेशनल इनकम एक रेसिडेंटशिप पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, उसमें हम बाउंड्री नहीं देखते।
इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं, मान लो विराट कोहली अभी दुबई खेलने गया हुआ है और विराट कोहली दुबई में भी अगर कुछ इनकम कमाएगा तो हम मानेंगे कि वो हमारी नेशनल इनकम है, क्योंकि विराट कोहली हमारा रेसिडेंट है। तो नेशनल इनकम जो होता है वो टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बाकी NFIA के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन्ड अर्निंग। लॉजिक ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, कि जितनी भी फैक्टर इनकम हमें अब्रॉड से मिली, जो आप येलो कलर के एरो देख रहे हो, माइनस जितनी भी फैक्टर इनकम आपने अब्रॉड दी, जो आप नीले कलर के एरो देख रहे हो। तो पैसा देखो बाहर से आता भी है और पैसा बाहर जाता भी है। तो जो टोटल पैसा हमारे पास आया वो है 240, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जितना पैसा हमने बाहर भेजा वो है 180, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल देते हैं। फिर अगला कॉन्सेप्ट होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसका डिफरेंस होता है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं 100 रुपये को, हमारे एग्जाम्पल में, कि भाई आपको प्रोडक्शन करने के लिए जिन 4 चीज़ों की ज़रूरत थी उन्हें आपने पैसे दिए, खर्चा, ठीक है। तो 100 रुपये आपका खर्च हो गया, लेकिन उस पर फिर सरकार कुछ आपका टैक्स लगा देती है ना, या कुछ सब्सिडी आपको मिल जाती है। तो नेट आपको 15 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ गया, तो आपकी मार्केट प्राइस बन जाएगी बाज़ार की 115। तो ये होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। बाकी इन सब का यूज़ आपको पता ही है कि किस में करना होता है, कन्वर्जन में। आपको कोई भी एक एग्रीगेट देकर दूसरा एग्रीगेट फाइंड करना पड़ सकता है। तो इट इज़ बेसिकली सिंपल कि कोई भी एक एग्रीगेट देगा और दूसरा एग्रीगेट फाइंड करना है। फिर कॉन्सेप्ट 7 में हमने पढ़ा था डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम बेसिकली टेरिटरी बेस्ड इनकम है, जिसका मतलब है कि जो भी फैक्टर इनकम हमने अपनी टेरिटरी पर कमाई है, ठीक है, जिसमें हमको 3 चीज़ों को जोड़ना है। क्या क्या? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, राइट। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब हो गया कि वेजेस और सैलरी कैश में, वेजेस और सैलरी काइंड में, या फिर कोई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब हो गया जो हम प्रॉपर्टी से पैसा कमाते हैं, यानी रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, या जो हम एंटरप्रेन्योरशिप से पैसा कमाते हैं, यानी प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो भी होता है कंपनी का, उसके भी 3 भाग बन जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रॉफिट में से कंपनी टैक्स पे करती है, जिसको बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। फिर बचे हुए पैसों में से कंपनी डिविडेंड पे करती है, और जो सबसे लास्ट में पैसे बच जाते हैं कंपनी के पास, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो प्रॉफिट्स के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब आपको बताया था कि इसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो अपनी इनकम को मतलब हर रूप में अर्न कर रहे होते हैं। आप उनकी रेंट की, इंटरेस्ट की, वेजेस की या प्रॉफिट की इनकम अलग अलग नहीं कर सकते, राइट। तो वो अपनी इनकम को इसीलिए बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। तो क्लियर हो गया। फिर 8वां कॉन्सेप्ट था नेशनल इनकम, कि जो भी फैक्टर इनकम हमारे रेसिडेंट्स कमा रहे हैं, तो वो सिंपल है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, है ना। उसके बाद पर कैपिटा इनकम, ये भी एक छोटा सा पॉइंट होता है। पर कैपिटा इनकम मतलब पर व्यक्ति की, एक आदमी की इनकम क्या। तो हम इसमें GDP लेते हैं, यानी कि रियल GDP, और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें पता लग जाता है पर पर्सन की इनकम कितनी हो गई। तो इसको बोल देते हैं पर कैपिटा इनकम, है ना। इससे हमें देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलता है। उसके बाद फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ये आप अच्छे से लर्न करना, ये थोड़ा एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप 12th में नहीं पढ़ते शायद, है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हमें 3 कॉन्सेप्ट्स कवर करने होते हैं। एक होता है प्राइवेट इनकम, एक होता है पर्सनल इनकम, एक होता है डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो पहले एक फंडा बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो प्राइवेट इनकम किसको कहते हैं हम। नेशनल इनकम तो हमें पता है कि भाई नेशनल इनकम का मतलब तो कि जो भी हमारे रेसिडेंट्स ने कमाया वो नेशनल इनकम हो गई, ठीक है।
लेकिन नेशनल इनकम में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का ही योगदान होगा, है ना। दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम, कुछ भी समझ लो। अब हम क्या करते हैं, हम डोमेस्टिक इनकम में से अगर गवर्नमेंट का हिस्सा हटा दें तो क्या बचेगा, प्राइवेट का शेयर बचेगा ना। तो बस, तो हमें क्या करना है, हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से गवर्नमेंट वाला जो सेक्टर का शेयर होता है वो हटाना है। सबसे पहला काम है ये हटाओ, तो किसका बच गया, प्राइवेट सेक्टर का। अब लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले जो होते हैं उन्हें पैसा सिर्फ, मतलब वो सिर्फ मेहनत से ही नहीं कमाते, उनकी कमाई मेहनत की नहीं होती, उनकी कमाई ट्रांसफ़र वाली भी होती है। तो हमें वो सब चीज़ें इनकी जोड़नी होती, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है उनको तो फ्री में भी चीज़ें मिलती हैं, उनको तो डोनेशंस भी मिल जाती हैं, उनको तो रेमिटांस भी मिल जाता है, तो उनकी बहुत सारी ट्रांसफ़र इनकम्स भी हो जाती हैं। तो फिर फाइनली इनको जोड़ के हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम मतलब मान लो ऐसे जैसे रिलायंस कंपनी मान लो, तो रिलायंस कंपनी ने 100 रुपये कमा लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट इनकम। यहाँ तक समझ आया पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बड़े ध्यान से देखना कि कोई भी कंपनी क्या करती है, जब किसी भी कंपनी की इनकम होती है 100 रुपये, तो वो सबसे पहले उसमें से सरकार को क्या दे देती है, टैक्स। तो मान लो 20 रुपये टैक्स हटा दो, कितना बच गया, 80। फिर वो कुछ पैसे अपने पास भविष्य के लिए रोक लेती है, कहती है कि चलो एक काम करते हैं, 60 रुपये हम अपने पास रोक लेते हैं, तो कितना बच गया, 20। तो वो जो 20 रुपये होते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को पे कर देती है डिविडेंड के फॉर्म में, और इसी को बोला जाता है, इस 20 रुपये को बोला जाता है पर्सनल इनकम। तो टेक्निकली प्राइवेट इनकम में से जब आप दो चीज़ें माइनस कर देते हो, येलो वाली है ना, प्राइवेट इनकम में से दो चीज़ें माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पर्सनल इनकम, है ना। अच्छा, अब आप सोचो कि ये आप हो, आप अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे 20 रुपये लेके। अब रास्ते से जा रहे थे तो सबसे पहले तो सरकार कहेगी लाओ भाई 5 रुपये टैक्स दे दो, तो सरकार आपसे भी टैक्स लेगी। तो 5 रुपये आपने टैक्स दे दिया, कितने बच गए, 15 रुपये। अब फिर आप हाथ छोड़ के बाइक चला रहे थे, तो पुलिस वाले ने कहा कि लाओ भाई तुम पे 2 रुपये का फ़ाइन लगेगा, तो कितने बच गए, 13। तो जब आप घर पहुंचोगे अपनी पत्नी या अपनी गर्लफ्रेंड के पास, तो कितने रुपए लेके पहुंचोगे, 13 रुपये। तो इसको बोल देते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि खर्च कितना कर पाओगे फाइनली। 20 रुपये तो आपकी इनकम थी, लेकिन आपको 20 रुपये खर्च करने को नहीं मिला, उसमें से भी टैक्स लग गया, फ़ाइन लग गए, तो अल्टीमेटली आप 13 रुपये लेकर घर पहुंचोगे। तो इस 13 रुपये को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो कहानी की शुरुआत जो होती है वो बेसिकली मतलब एक ऑर्डर बना दिया ताकि आपको याद रहे, इस तरह होती है। तो 3 इसमें चीज़ें होती हैं, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम, है ना। तो अब देखो इसमें जो मेन ये तो बेसिक है, 2 तरह की इनकम है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम मतलब मेहनत वाली, ट्रांसफ़र इनकम मतलब फ्री वाली। तो ये सब तो मीनिंग लिखवाए थे, है ना, तो ये ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से आप देखो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो लिखवाया था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का एनडीपी क्या है। तो उसका देखो फॉर्मूला, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो उसका फॉर्मूला लिखा है एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम माइनस, तो क्या हटा दिया उसमें से, हाँ, तो अगर आप डोमेस्टिक इनकम में से गवर्नमेंट वाला हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट वाला हटा देते हैं, तो हमारा सबसे पहले ये बच जाता है एनडीपीएफसी एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, है ना। अब इसके अंदर इनकी कुछ फ्री फंड की इनकमें होती हैं, जैसे आप ये वाली देख रहे हो, नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, चलो ये तो अब्रॉड से मिली मेहनत की कमाई, या इन्हें कई बार नेशनल डेट इंटरेस्ट, मतलब इन्हें इंटरेस्ट भी मिल जाता है, तो उसको नेशनल डेट इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये सब इनकी मतलब इधर उधर की कमाई है। फैक्टर इनकम तो चलो मेहनत की है, लेकिन ये तीनों जो हैं ये एक तरह से इनकी ट्रांसफ़र इनकम है। तो इन सबको जोड़ के हम क्या बोल देंगे, प्राइवेट इनकम। तो 100 रुपये प्राइवेट इनकम हो गई थी हमारे एग्जाम्पल में।
अब 100 रुपये में से क्या क्या करा था मुकेश अंबानी साहब ने, याद करो। 20 रुपये कॉरपोरेट टैक्स दिया था और 60 रुपये रिटेन्ड अर्निंग कर लिए थे, तो इन दोनों को माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 20 रुपये। तो उस 20 रुपये को बोलते हैं पर्सनल इनकम। और फिर जब आप 20 रुपये लेके मोटरसाइकिल से जा रहे थे रास्ते में, तो सरकार ने कितना टैक्स आपसे ले लिया था, 5 रुपये, और कितने रुपए का फ़ाइन लग गया था आप पे, तो कितने बच गए थे, 13 रुपये। तो उसे बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो ये इनका फंडा होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है। बाकी पर्सनल इनकम को हम दूसरे फार्मूलों से भी निकाल सकते हैं, जो यहाँ बादल में आपको लिखवा रखे हैं। तो ये फार्मूला डायरेक्ट है, मतलब ये इसमें थोड़ा कहानी कम है। इट इज़ मोर ऑफ अ रट्टाफिकेशन की पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट टू बाय हाउस होल्ड प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड्स फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट। तो ये ऊपर वाले ही फॉर्मूले को थोड़ा मतलब डायरेक्टली डिराइव करके लिखवा दिया। बट समझ आए 3 का लॉजिक। अच्छा, अब ये तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गई एक आदमी की, लेकिन इसको हम नेशनल लेवल पर भी निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है सिंपल कि जो भी हमारा जीएनपी एमपी है उसमें हम अपने करंट ट्रांसफ़र्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जोड़ देते हैं। करंट ट्रांसफ़र्स का मतलब होता है कि जो भी आपको ट्रांसफ़र इनकम मिली बाहर से, ट्रांसफ़र इनकम को बोलते हैं करंट ट्रांसफ़र। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, जीएनपी एमपी प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बाकी अगर हमको नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी होगी तो हम एनएनपी एमपी ले लेंगे प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर ग्रॉस निकालना है तो जीएनपी एमपी ले लेंगे, नेट निकालना है तो एनएनपी एमपी ले लेंगे। बस ये ट्विस्ट है, बाकी फार्मूला सेम ही है। तो इसको बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ज़रूर मतलब फार्मूला याद रखना। ठीक है ना, तो ये आपको समझाया भी था बिल्कुल उसी तरीके से कि कैसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, फिर उसमें से प्राइवेट सेक्टर वाला निकालते हैं, फिर ये प्राइवेट इनकम आती है, फिर प्राइवेट इनकम में जो बच गया वो फिर पर्सनल इनकम आती है, पर्सनल इनकम आने के बाद फिर फाइनली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बच जाती है। ठीक है, इसके बाद अगेन अपना क्लास 12th वाला फंडा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या शो करता है, मनी फ्लो, रियल फ्लो, और बेसिकली ये कि जो 3 फेजेस हैं इकोनॉमी के, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेंडिचर, डिस्पोजिशन, वो तीनों फेजेस इसके अंदर आ जाते हैं। और अल्टीमेटली जो पैसा होता है फर्म्स से हाउस होल्ड्स तक जाता है, फिर फाइनली हाउस होल्ड से वापस फर्म के पास भी आ जाता है ना। सॉरी। तो इसमें आप नंबर्स देख लो बस। जैसे सबसे पहला है ब्लैक कलर का एरो, नंबर 1। हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो सारी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को देते हैं। फिर नंबर 2 में रेड कलर का एरो है, सारी फर्म्स बदले में उनको फैक्टर पेमेंट्स देती हैं। फिर नंबर 3 एरो है, फर्म्स गुड्स और सर्विसेज बेचती हैं हाउस होल्ड्स को। और नंबर 4 एरो है, बदले में फिर फर्म्स को पैसा देते हैं हाउस होल्ड, जिसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो बाहर हरे कलर का बाहर जो लाल कलर का एरो है उसको बोलते हैं मनी फ्लो। और रियल फ्लो किसको बोलते हैं, जिसमें गुड्स और सर्विसेज या फैक्टर सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं, है ना। तो ये क्लियर है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तो बेसिकली काले कलर के जो एरो घूम रहे हैं वो रियल फ्लो हैं, क्योंकि उसमें मनी नहीं है। और रेड कलर का जो एरो है उसको बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है। अच्छा, 3 मेथड्स होते हैं वैसे इसको कैलकुलेट करने के। पहला मेथड कौन सा होता है, वैल्यू एडिड मेथड या प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, वैल्यू एडिड मेथड में हम क्या निकालते हैं, वैल्यू एडिड निकालते हैं, GVA-MP निकालते हैं। तो GVA-MP कैसे निकलेगा हर सेक्टर का, उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हाँ,
वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है सिंपल भाषा में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है कि जो भी हम रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, बिल्कुल सही। बस बाकी सेल्स का मतलब होता है डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों तरह की सेल, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सही। बाकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में तो बता ही दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मेनली ये है, चाहे आप डोमेस्टिक खरीदो या आप बाहर से खरीदो, तो हर तरह की परचेज इसके अंदर आ जाएगी। बाकी जीवीए एमपीज़ को जब हम जोड़ देते हैं तीनों सेक्टर के, तो वो क्या बन जाता है जीडीपी एमपी, और फिर जीडीपी एमपी को कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बन जाएगा नेशनल इनकम, है ना। बाकी इसमें कुछ प्रिकॉशन ध्यान रखने कि अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते हो तो फिर वो भी इंक्लूड होता है आउटपुट के अंदर, उसकी भी वैल्यू इंक्लूड हो जाती है, हाँ सही। उसके बाद दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड जो है उसमें क्या है कहानी, राइट, वो सेम ही है जो आपने डोमेस्टिक इनकम वाली पढ़ी थी, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही डोमेस्टिक इनकम का सेम है। तो इसमें एनडीपीएफसी इज इक्वल टू क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, सही। बस फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा एनएनपीएफसी। तीसरा होता है सबसे घातक, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, या इनकम डिस्पोजल अप्रोच, जिसमें आप खर्चा लेते हो। तो इसमें हमको 3 खर्चे जोड़ने कौन कौन से। पहला होता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन का मतलब हो गया, मतलब कंज्यूम करने का खर्चा कंज्यूम करने का खर्चा। दूसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का खर्चा। तो इकोनॉमी में 2 खर्चे मेन यही होते हैं, कंज्यूम करने का खर्चा और इन्वेस्ट करने का खर्चा। और तीसरा होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स इसलिए क्योंकि जो गुड्स हम एक्सपोर्ट कर चुके, बाहर बेच चुके, वो बने तो इंडिया में ही थे, तो इसीलिए उनको बनाने का खर्चा तो इंडिया में ही आया था। तो एक्सपोर्ट्स को भी इसलिए हम कंसिडर करते हैं और इंपोर्ट्स को हटा देते हैं, क्योंकि वो हमारे देश का खर्चा नहीं है। तो एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं, इंपोर्ट्स को एक्सक्लूड करते हैं, तो वो टर्म बन गई नेट एक्सपोर्ट्स। अच्छा, अब कंज्यूम करने का खर्चा जो होता है वो 2 लोगों का होता है। 2 लोग कंज्यूम करते हैं, कौन कौन? एक तो हम और आप, हमें सुबह ब्रेड खरीदनी है, दूध खरीदना है ना। और दूसरा कंज्यूम करने का खर्चा करती है सरकार, उसे भैया सैलरियां देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, हॉस्पिटल है तो दवाइयाँ खरीदनी है। तो जैसे हम कंजम्पशन का खर्चा करते हैं, वैसे ही सरकार भी कंजम्पशन का खर्चा करती है। हमारे कंजम्पशन के खर्चे को कहते हैं क्या? PFCE, हाँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन जो सरकार खर्चा करती है उसको क्या बोलते हैं? GFCE, हाँ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। तो बेसिकली दोनों खर्चे लेने हैं अपने को। फिर दूसरा जो खर्चा होता है इन्वेस्टमेंट का खर्चा। तो 2 तरह के इन्वेस्टमेंट बताओ खर्चे कौन कौन से हैं तन्मय भाई? GDCF में 2 तरह के खर्चे, हाँ, तो ये तो रट्टू तोते वाला फॉर्मूला हो गया। लेकिन आपको समझना लॉजिक ये है कि जब भी हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको तो हम बोल देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे हमने ये प्रोजेक्टर ख़रीदा, ये AC ख़रीदा, फर्नीचर ख़रीदा, तो ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन कुछ हम खरीदते हैं रॉ मटेरियल या स्टॉक, जो हमें पता है तो रोज़ चेंज हो जाएंगे, तो वो होता है चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो 2 तरह का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? बाकी नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला तो सिंपल ही है। क्या है नेट एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सही। और NNPFC को फिर हम निकाल लेंगे कैसे? कन्वर्ट करके। तो GDPMP माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, ठीक है।
बाकी एक छोटा सा पॉइंट है कि रीजनल अकाउंट्स जो हैं इंडिया के अंदर वो मेंटेन होते हैं, तो वो बेसिकली छोटा सा ही पॉइंट है। स्टेट इनकम जो बोलते हैं इसको, या NSDP, वो हर स्टेट अपना मेजर करता है। बाकी फिर एक टॉपिक था GDP और वेलफेयर। तो इसमें कहानी ये है कि अगर किसी कंट्री का GDP बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि वेलफेयर भी हो रहा है? नहीं, है ना, नहीं कह सकते। ज़रूरी नहीं है, मतलब उसके कुछ रीज़न्स हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या? अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है ना, अमीर को ज़्यादा मिल गया, गरीब को कम मिल गया, तो भी हम कहेंगे वेलफेयर नहीं हो रहा। या फिर हमारे मतलब क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, हो सकता है टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए लेकिन वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, तो वो GDP में शो नहीं हो पाएगा। इसी तरह इलीगल ट्रांजैक्शंस भी देश में होती हैं, लेकिन वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, वो GDP में शो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा नॉन मार्केट प्रोडक्शंस का मतलब है कि अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत, मतलब एजुकेशन या हेल्थ लेवल वो इम्प्रूव अगर हो रहे हैं, तो ये भी बात GDP में तो मेजर नहीं हो पाएगी, है ना। इसी तरह कुछ बुरे काम भी, इकोनॉमिक बैड्स, अब पॉल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक में आप फंसते हो, परेशान होते हो, रात को आपके घर में चोरी हो जाती है, क्राइम बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें वेलफेयर कम कर रही हैं, लेकिन ये GDP में रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। तो मतलब पॉइंट है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो GDP में रिकॉर्ड तो होती नहीं है, पर वो इंसान के वेलफेयर को अफेक्ट कर रही होती हैं, है ना। अच्छा, इसी तरह पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि आप कुछ अच्छा काम करते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, तो पॉजिटिव। आप फैक्ट्री से पॉल्यूशन निकलता है, नेगेटिव। तो वो सब चीज़ें हमारे GDP में रिकॉर्ड नहीं होती। बाकी इसमें एक और पॉइंट भी था, डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम। डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम का मतलब है कि जब आपका GDP बढ़ता है तो आप ज़्यादा मेहनत करते हो देश में, इसका मतलब ज़्यादा घंटे काम हो रहा है, और जब ज़्यादा घंटे काम हो रहा है तो इसका मतलब आपका मस्ती का टाइम जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये भी तो एक वो है ना, मतलब मन को दुख पहुंचाने वाली बात है ना, कि यार हमारा GDP तो बढ़ रहा है लेकिन हम दुखी हैं, हम ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं। तो मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ये दिखा सकती हैं, जो ये प्रूव कर सकती हैं कि GDP बढ़ने से वेलफेयर नहीं होता, है ना। तो GDP चाहे बढ़े या घटे, इट्स नॉट नेसेसरी कि वेलफेयर ही हो रहा हो। बाकी कुछ लिमिटेशंस हैं नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में, या कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो ये मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप पढ़ सकते हो। जैसे कुछ लिमिटेशंस हैं कि कई बार हमें फाइनल और इंटरमीडिएट गुड का एक्यूरेट डिस्टिंक्शन नहीं पता चल पाता, है ना, या एज्यूम करना पड़ता है, या कई बार हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स नहीं पकड़ पाते कि ये ट्रांसफ़र इनकम थी, है ना, नहीं पता चलता। कई बार डिस्ट्रीब्यूशन को कितना कितना मतलब किसको दिया, ये बाइफरकेट करना भी मुश्किल हो जाता है ना। सरकार की क्या सर्विसेज की वैल्यू है वो निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं ना, सरकार का खर्चा, तो उसकी एस्टिमेशन भी कई बार मुश्किल हो जाती है। तो मतलब ये कुछ लिमिटेशंस हैं। और इसी तरह चैलेंजेस हैं, इनएडिक्वेसी ऑफ डेटा। अब आपको लगता है हम देश की इनकम निकाल रहे हैं तो बिल्कुल हम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे जाके सबके बारे में मतलब स्टडी कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे। डेटा कलेक्शन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रह सकता है ना। या इसी तरह एब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम ड्यू टू इलिटरेसी। बहुत से इलाकों में तो लोग ही मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्हें पता ही नहीं कि ये सब क्या है, तो वहाँ का भी मतलब डेटा इकट्ठा नहीं हो पाता। या फिर लैक ऑफ एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन कैसे आप अनुमान लगाओगे कि पूरे देश में कितना डेप्रीसिएशन हुआ, तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए मतलब बहुत से लिमिटेशंस हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, है ना। तो ये मेनली थ्योरेटिकल पार्ट था। तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है यूनिट 2 वो भी देख लेते हैं। इसमें हमको कीन्स थ्योरी के बारे में पढ़ना है। कीन्स थ्योरी मतलब J.M. कीन्स जो इकोनॉमिस्ट थे। तो बेसिकली कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी, 1930 में यूएस के अंदर बहुत भयंकर डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन, है ना। तो अब तक के जीवन काल में
इसको सबसे बड़ा मतलब डिप्रेशन का दौर मानते हैं 3 वर्षों का, ठीक है। तो ऐसा डिप्रेशन कभी भी नहीं फिलहाल आया। अब जब वो डिप्रेशन आया तब कोई थ्योरीज भी नहीं थी, कि कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। तब जाकर 1936 के अंदर कीन्स ने पहली बार मतलब सोचा कि चलो भैया लोगों को कुछ बताया जाए कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सब चीज़ें। हाँ, रेगुलेट हो जाएगी, और पॉलिटिकल इकनॉमी बोलते थे, है ना। लेकिन इंटरेस्ट रेट कैसे बिहेव करते हैं, कंजम्पशंस क्या हैं, ये मल्टीप्लायर क्या है, ये सब बातें कीन्स भाई ने हमें दी थी 1936 के बाद। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं कीन्स थ्योरी। तो मेनली कहानी जो है वो कीन्स ने जो बताई वो ये बताई कि इकनॉमी में 2 सेक्टर भी हो सकते हैं, हाउस होल्ड और फर्म, 3 सेक्टर भी हो सकते हैं, या 4 सेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम अगर सर्कुलर फ्लो की बात करें तो 2 सेक्टर में तो सिंपल है, आपने अभी पढ़ ही लिया है ना। हाउस होल्ड होता है और फर्म होता है, और जितना भी हम पैसा होता है वो फर्म से हाउस होल्ड तक जाता है और हाउस होल्ड से वापस फर्म के पास आ जाता है। तो ये तो सेम हो जाता है ना। बाकी कीन्स ने हमें एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी दी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड है, तो इसके अंदर हमारा जो कंजम्पशन का खर्चा है वो भी आ गया, जो इन्वेस्टमेंट का खर्चा है वो भी आ गया, है ना। तो भाई कंज्यूमर भी गुड्स खरीदना चाहता है और प्रोड्यूसर भी गुड्स खरीदना चाहता है। तो इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर के लिए कंजम्पशन, ये दोनों खर्चे को एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसीलिए आपने बचपन में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, AD इज इक्वल टू C प्लस I, है ना, जिसमें I को, इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट माना गया है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते थे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, है ना। इसीलिए इन्वेस्टमेंट को बोलते थे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। बाकी ये जितने भी हम एक्सपेंडिचर या डिमांड या ये कंजम्पशन पढ़ते हैं, ये सब एक्स एंटे होते हैं। एक्स एंटे का मतलब है प्लान्ड, हाँ। बाकी कंजम्पशन की अगर बात करें तो कंजम्पशन का फंक्शन मतलब इनकम पर डिपेंड करती है कंजम्पशन। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती रहेगी, है ना। तो इसका फंक्शन होता है C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। ए का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो आप यहाँ देख रहे हो, बी का मतलब है स्लोप, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, जिसको आगे चलकर आप MPC भी कहते हो, राइट, ठीक है ना। तो बस ये पता होना चाहिए। बाकी कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं होगी, ये भी बात पता होनी चाहिए। कंजम्पशन का लेवल कभी ज़ीरो नहीं होता। हाँ, अब कंजम्पशन जो है अगर ज़्यादा है, नीले कलर की पट्टी देखो, कंजम्पशन अगर इनकम से ज़्यादा है तो APC की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। अगर कंजम्पशन और इनकम बराबर हैं, जहाँ पे हाथ का निशान बना हुआ है जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो APC 1 होगा। और पीले कलर के पट्टे पे देखो, अगर कंजम्पशन की वैल्यू कम है इनकम से तो APC लेस देन 1 होगा। तो ये भी MCQ में पूछ लेते हैं। बाकी अगर सेविंग की बात करें तो सेविंग भी इनकम पर डिपेंड करती है। सेविंग इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम। बाकी सेविंग को हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, Y माइनस C, इनकम माइनस कंजम्पशन। हाँ, सेविंग की खूबसूरती ये है कि वो नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी होती है और फिर बाद में पॉजिटिव भी हो जाती है। जहाँ पर सेविंग ज़ीरो होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। और मज़ेदार बात यही है कि जहाँ सेविंग ज़ीरो होती है ब्रेक इवन पॉइंट पर, वो एग्जैक्ट वही पॉइंट होता है जहाँ पर कंजम्पशन और इनकम बराबर होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, बिल्कुल सही है ना। और सेविंग का फॉर्मूला अगर याद रखना हो तो सेविंग का फॉर्मूला है -A प्लस 1 माइनस B इंटू वाई। -A का मतलब नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन और 1 माइनस B का मतलब स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, जिसको आप बाद में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी कह देते हो, ठीक है। फिर MPC और MPS मतलब दोनों स्लोप्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1, बिल्कुल सही। तो MPC और MPS को ऐड करने पर क्या आता है, 1। और सिमिलरली APC और APS को भी ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ मतलब MCQ के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं।
फिर कीन्स ने हमें बताया एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब होता है एक तरह से कंजम्पशन और सेविंग का सम, C+S, जिसको आप इनकम भी कह सकते हो। तो एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो इनकम ही होती है इनफैक्ट, तो इसीलिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू Y और विच इज इक्वल टू C+S। बाकी 2 सेक्टर के अंदर हम कैसे इक्विलिब्रियम निकालते हैं, वेरी वेरी इजी। हम कहते हैं AD और AS जो हैं वो बराबर हैं। AD के कंपोनेंट हैं C+I, AS के कंपोनेंट हैं C+S। C से C कट गया तो इसका मतलब I इज इक्वल टू S, है ना। तो ये आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा भी होगा, है ना। तो AD और AS भी बराबर होते हैं और इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी बराबर होते हैं। तो ये डायग्रामेटिकली भी मैं इस पॉइंट पे दिखा रहा हूँ, जिस पॉइंट पर AD और AS बराबर होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पर आप नीचे देखो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर हो रहे हैं, है ना। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन के साथ भी हो सकता है, जैसे कि पहले उदाहरण में यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो पहले आ गया, जल्दी आ गया, लेकिन उस समय हमारा जो डिमांड है वो मतलब कम था, है ना, क्योंकि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ है। तो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर AD कम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड, है ना, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर सप्लाई तो ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो इसको बोला जाता है डेफिशिएंट डिमांड। तो ऐसा होने पर, लेफ्ट वाला बादल देखना, ऐसा होने पर देश के अंदर प्राइजेस कम होते हैं, मतलब जिसको आप कहते हो डिफ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशन, आउटपुट कम होता है, देश में एम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो ये MCQ में पूछ लेता है कि डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप के होने से क्या होगा, तो ये बादल होगा, है ना। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, क्या पता फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो फिर उस केस को बोल देंगे एक्सेस डिमांड, जिसमें इन्फ्लेशनरी गैप हम कहते हैं जनरेट हो रहा है। तो उस केस में इकोनॉमी में सिर्फ एक चीज़ होती है, क्या, प्राइजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आउटपुट तो ऑलरेडी फुल लेवल पर चल रहा है तो वो बढ़ेगा नहीं, वो और बढ़ा नहीं सकते। एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी फुल पे चल रहा है, बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हाँ प्रेशर इसलिए डिमांड का ज़्यादा है तो इसीलिए प्राइजेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक्सेस डिमांड के केस में ये हो जाता है। बाकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कीन्स भाई ने। कीन्स ने कहा था कि देखो जी, जब आप इकनॉमी में अगर 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो तो वही 100 करोड़ रुपए घूम घूम के इकनॉमी के अंदर इनकम क्रिएट कर देते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसका एक फॉर्मूला दिया है कीन्स भाई ने, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, मतलब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। परफेक्ट। बाकी ये प्रोसेस तब रुकता है जब थोड़ी सी लीकेजेस होनी शुरू होती हैं, यानी कि लोग जब सेव करना शुरू कर देते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम 2 और तरीक़ों से भी निकाल सकते हैं। एक फार्मूला तो है 1/1 - MPC और एक फार्मूला है 1/MPS। तो इसमें भी MCQ में पूछ लेता है कि मल्टीप्लायर का और MPC का कैसा रिलेशन है, तो हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन है, और MPS और मल्टीप्लायर का कैसा रिलेशन है, तो हम कहेंगे इन्वर्स रिलेशन है, राइट। बाकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछ सकता है कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो K की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई कर सकती है। डायग्राम आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है तो इसलिए ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना, उसमें बस यही दिखाया है कि इनकम में चेंज हो रहा है 500 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है 100 करोड़ का, है ना, मतलब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, बस। तो वो वही है बेसिकली। अब उसके बाद कुछ लीकेज के बारे में कीन्स ने 1-2 बातें जो बताई वो भी देख लेते हैं कि अगर लीकेजेस ज़्यादा पावरफुल होंगी, यानी कि अगर लोग बचत ज़्यादा करेंगे, यानी MPS जितना ज़्यादा होगा तो K की वैल्यू उतनी कम आएगी, क्योंकि MPS का और K का वैसे भी इन्वर्स रिलेशन है। तो जितना ज़्यादा MPS होगा उतना कम K की वैल्यू होगी। अब कीन्स ने कहा कि यार ये लीकेज ज़्यादा होती क्यों है या होती ही क्यों है, सेविंग हो क्यों रही है, तो उसके कुछ कारण होते हैं कि यह क्यों हो सकती है। या तो टैक्सेस बढ़ा रही है सरकार, या लोग खर्चा कम करना चाहते हैं, है ना, या कंज्यूमर गुड की डिमांड बढ़ रही है, लोग उसको खरीदने के लिए पैसा ले जा रहे हैं,
या रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनियों की हो रही है। तो किसी भी रीज़न से इकोनॉमी में सेविंग हो सकती है, जिसको हम लीकेज बोलते हैं, जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट होता है। तो थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेव करना, और पैराडॉक्स इसका मतलब होता है विडंबना। तो लोग ये सोचते हैं कि हम सेव करते रहेंगे तो हम मतलब हमारे पास पैसा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर इकनॉमी में हर आदमी ही यही सोचेगा कि यार पैसा सेव कर लो, तो इकनॉमी नहीं ग्रो कर पाएगी, क्योंकि इकनॉमी में फिर सेव ही सेव होता रहेगा, खर्च तो कोई कर ही नहीं रहा, तो इकनॉमी रुक जाती है। तो ये कीन्स की पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट वाली कहानी थी। तो वो यही है बेसिकली कि सेविंग ज़्यादा हुई तो मल्टीप्लायर स्लो हो जाएगा, तो जितनी सेविंग बढ़ेगी मल्टीप्लायर उतना स्लो हो जाएगा। अच्छा, फिर कीन्स ने एक और बड़ी अच्छी बात बताई, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कह रहा है यार वहाँ पे तो एमपीसी बहुत हाई होता है, खर्चा ज़्यादा करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी के की वैल्यू कम है, ऐसा क्यों अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में? जबकि अगर एमपीसी ज़्यादा है तो फिर तो के भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कीन्स ने कहा कि नहीं चल रही है बात। हाँ, अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ ड्रॉबैक ये है कि वो चाहते तो हैं कि हम ज़्यादा खर्च करें, हम ज़्यादा खरीदें, लेकिन उस देश में सामान ही नहीं बन पाता, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बस प्राइस बढ़ जाते हैं डिमांड बढ़ने की वजह से, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाती। तो इवन दो एमपीसी ज़्यादा भी है, लोग ज़्यादा खर्च भी करना चाहते हैं, पर फिर भी मल्टीप्लायर ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि देश में प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता, देश की उतनी क्षमता ही नहीं है प्रोडक्शन करने की। तो दैट्स वाई एम के रिमेन्स लो। तो ये भी एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का पैराडॉक्स कीन्स भाई ने बताया। बाकी आपको जो रट्टे मार के जाना है और जो फर्रे बना के जाने हैं, वो पॉइंट नंबर 6 से बना के जाने, ठीक है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में अब इक्विलिब्रियम क्या? तो एएस इज इक्वल टू एडी तो पता ही है ना, लेकिन अब 3 सेक्टर में क्योंकि गवर्नमेंट भी आ गई है ना, हाउस होल्डर फर्म तो थे ही, तो एएस के अंदर और एडी के अंदर आप लाल कलर का एक कंपोनेंट देखो, एएस के अंदर टैक्सेस जुड़ गया टी, और एडी के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जुड़ गया जी, ठीक है। बाकी सी प्लस आई और सी प्लस एस तो दिख रहे हैं कांस्टेंट, है ना। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में एक एक कंपोनेंट बढ़ जाता है, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाती है एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी। टी का मतलब एक बार फिर बता दो, टी क्या है? टैक्सेस, मतलब सरकार की इनकम, और जी का मतलब एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये किसने कहा? नहीं, वो तो जस्ट एक न्यूमेरिक वो है, इक्वेशन है ना। तो अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो जहाँ 2 ई कलर की बिंदु मार्क कर रखे हैं, तो ऊपर वाला ई दिखा रहा है एडी और एएस बराबर है, और नीचे वाला ई दिखा रहा है उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पर आई प्लस जी और एस प्लस टी भी बराबर है ना। तो डायग्राम का हालांकि रेलेवेंस कम है, आप तो बस न्यूमेरिक कंडीशन याद रखो, एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी। अच्छा, इसी तरह 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है। अब इसमें सरकार जो है, देखो गवर्नमेंट वो भी आ गई है ना, मतलब हाउस होल्डर फर्म्स तो हैं ही हैं, उनको मत देखना, वो तो उतनी कहानी तो आपको ऑलरेडी पता है। बस गवर्नमेंट का एंगल समझ लो कि सरकार क्या कर रही है। तो आप सरकार के पास जो एरो आ रहे हैं पहले वो देखो, हाउस होल्ड से वो क्या ले रही है? टैक्स, और हाउस होल्ड को क्या दे रही है? ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब उधर फर्म्स से को देखो, फर्म्स को वो क्या दे रही है? सब्सिडीज़, और फर्म से क्या ले रही है? टैक्स, जीएसटी। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का रोल हो जाता है। ट्रांसफ़र पेमेंट होता है जो आप मेहनत नहीं करते और फ्री फंड में आपको पैसे मिलते हैं, जैसे गिफ्ट, डोनेशन, पॉकेट मनी, रेमिटांस, बिना काम करे, बिना फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है। अच्छा, फिर इसका फॉर्मूला रटना है। क्या रटना है? तो ये डेरिवेशन नहीं समझा रहा, उसका टाइम नहीं है, ये तो मेन क्लास में समझा था। तो जहाँ हाथ का निशान बना हुआ है बस वो रटना है आपको। फॉर्मूला ये है, 3 सेक्टर में इक्विलिब्रियम कंडीशन है, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी तो बताइए क्या है? एमपीसी, ब्रैकेट में a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। ए क्या है?
ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी तो पता ही है एमपीसी, टी हो गया टैक्स, आई हो गया इन्वेस्टमेंट, जी हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। तो वो बेसिकली आपको फर्रा बनाना पड़ेगा या फिर याद करना पड़ेगा। उसके बाद अगर डिस्पोजेबल इनकम को थोड़ा सा चेंज कर दूं, डिस्पोजेबल इनकम को y माइनस टी की बजाय y माइनस टी प्लस टी आर लिख लूँ, तो फिर एक और फॉर्मूला बन जाएगा, अगला हाथ का निशान। तो फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी इंटू ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। अब टी आर क्या है? हाँ, टी आर है ऑटोनॉमस ट्रांसफ़र पेमेंट। हाँ ठीक है ना, मतलब कि आपको कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट्स मिल जाते हैं। नहीं नहीं, ये इसका इतना बड़े का फर्रा बना के लेके जाना है आपको, छोटी सी पर्ची में मौजे में छुपा के लेके जानी है पर्ची। पकड़े गए तो फिर बस मेरा नाम मत लेना, बाकी कुछ भी करना है। उसके बाद है व्हेन टैक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब टी को भी हम ओपन कर देंगे, तो अभी तो हम खाली टी टी वर्ड यूज़ कर रहे थे, तो अब टी को ओपन करके बन जाएगा टी बार प्लस टी वाई। तो फिर फॉर्मूला देख के आपकी शायद आंखों से खून निकल जाए, तो अपनी आंखें बंद कर लो। तो y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी प्लस बी टी इंटू ए माइनस बी टी बार प्लस आई प्लस जी। अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो येलो कलर वाला शेडेड पोर्शन है, वो एक बार अपने मुंह से या तो बोल लो 1/1 माइनस बी प्लस बी टी, बस इतना। खाली इस येलो पोर्शन को टैक्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो ये सीधा एमसीक्यू में आ जाता है। कैसे आएगा देखो, आपको b की वैल्यू देगा और छोटे वाली t की वैल्यू देगा, ठीक है, b दे दिया t दे दिया और फिर बोल देगा टैक्स मल्टीप्लायर बता। तो बस आपको इतना येलो कलर याद होना चाहिए। येलो कलर दोबारा बोल रहा हूँ, 1/1 माइनस बी प्लस बी टी। हाँ, तो ये है टैक्स मल्टीप्लायर, ठीक है। बी टी, बी मतलब वही एमपीसी, और छोटा टी जो होता है, छोटा टी है इनकम टैक्स रेट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम वाई डी को, मतलब जो डिस्पोजेबल इनकम है, उसको ओपन करके y माइनस टी प्लस टी आर कर दें, तो भी फॉर्मूला इक्विलिब्रियम का बदल जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी प्लस बी टी, वो तो वही हो गया सेम, बस ब्रैकेट थोड़ा सा बढ़ गया, a माइनस बी टी बार प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमको कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो बेसिकली 4 फॉर्मूले होते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम के। अच्छा, फिर सबसे खतरनाक, सबसे घातक, सबसे जानलेवा 4 सेक्टर। हाँ आएगा, लिख लो अभी। इस बार में 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसके 15 एमसीक्यू आएंगे, तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, ये गलती मत कर देना, ठीक है, नहीं तो फिर 85 लाने पड़ेंगे। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी जो है उसके अंदर देखो कौन कौन और जुड़ जाता है। देखो अब 4 सेक्टर इकोनॉमी में देखो, हाउस होल्ड तो हैं ही, उनको मत देखना, फर्म्स भी हैं, उनको मत देखना, गवर्नमेंट भी है, उसको मत देखना। अब जो बस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया, उनके एरो पे फोकस कर लो कि भाई उनका क्या रोल है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखो, हाउस होल्ड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सिर्फ क्या करते हैं, वो गुड्स खरीदते हैं। तो आप देखो लाल कलर का एक एरो आ रहा है, और उनको पैसा दे देते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो इम्पोर्ट्स, यही होता है। और इसी तरह आप उधर देखो, फर्म्स की तरफ देखो, फर्म्स क्या करती हैं, अपना सामान बाहर बेचती हैं। तो हरे कलर के डब्बे देखो बाहर बेच रही है, और वहाँ से पैसा आ जाता है, जिसको आप बोलते हो एक्सपोर्ट। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का काम बस इतना है, इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, बस। बाकी जो मॉडल चल रहा है वो तो एज इट इज सेम चल रहा है, बाकी सबका रोल एज इट इज सेम चल रहा है। तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी हो गई। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी में भी इक्विलिब्रियम देखो, AD इज इक्वल टू AS या Y इज इक्वल टू AD। तो Y के जो कंपोनेंट्स थे वो 3 तो वही थे, बस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की वजह से क्या जुड़ गया है, नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स को बोलते हैं X माइनस M। X मतलब एक्सपोर्ट, M मतलब इम्पोर्ट, है ना। बाकी सॉल्व वॉल्व कर कर आके फाइनली बन जाएगा। ये याद रखना, नीले कलर का पट्टा याद रखना है, S प्लस T प्लस M। इनके फुल फॉर्म क्या है, S मतलब सेविंग, T मतलब टैक्स,
एम मतलब इम्पोर्ट, वेरी गुड, इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट, है ना। तो वैसे बता देता हूँ लॉजिक के लिए। तो जो ये लेफ्ट में आपने तीन चीज़ें पढ़ी थी, यानी सेविंग, टैक्स और इम्पोर्ट, तो वो ये तीनों येलो कलर की चीज़ों को लीकेजेस बोलते हैं। और जो राइट हैंड में तीन चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या, इन्वेस्टमेंट आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इम्पोर्ट्स, तो वो नीले कलर की तीन चीज़ों को इंजेक्शंस बोलते हैं। तो टेक्निकली इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि लीकेजेस और इंजेक्शंस बराबर होंगे। तो LHS में लीकेजेस हैं और RHS में इंजेक्शंस हैं। अच्छा, अब M का फॉर्मूला, मतलब इम्पोर्ट का फॉर्मूला भी होता है। इम्पोर्ट का फॉर्मूला है, हाँ, ऑटोनॉमस इम्पोर्ट प्लस प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इनटू इनकम, यानी M बार प्लस MY, ठीक है। तो इम्पोर्ट्स का भी एक फॉर्मूला है, M बार प्लस MY, और M का मतलब है, छोटे m का मतलब है डेल्टा M बाई डेल्टा Y, मतलब चेंज इन इम्पोर्ट अपॉन चेंज इन इनकम। तो अब हम M की जगह वो फंक्शन रिप्लेस कर देंगे। बाकी ये तो डायग्राम छोड़ो, डायग्राम में तो वही दिखा रहा है कि इक्विलिब्रियम है, उसकी तो ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है। लेकिन हाँ, हाथ का निशान जो रटना है आपको अच्छे से, वो है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस एम। पहले तो इतना येलो कलर ज़रूर याद रखना, जैसे वो था टैक्स मल्टीप्लायर, इसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो इसमें भी स्ट्रेट MCQ आएगा, आपको B देगा और M देगा, कहेगा फाइंड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है। तो येलो कलर हो गया 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस एम इंटू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार। तो सारे टर्म्स की फुल फॉर्म पता है ना, ताकि जब फर्रे बना के भी ले जाओ तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे पुट ही नहीं कर पा रहे वैल्यू, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, है ना। तो ए क्या है एक बार बता दो, ए क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी MPC, टी टैक्स, आई इन्वेस्टमेंट, जी एक्स और एम बार ऑटोनॉमस इम्पोर्ट, ठीक है। ऑटोनॉमस इम्पोर्ट मतलब जो ज़ीरो इनकम पर हो रही है, जो चेंज नहीं होगी, और इम्पोर्ट मतलब टोटल। इम्पोर्ट का फॉर्मूला था ना ऊपर, इम्पोर्ट का तो फॉर्मूला होता है ऑटोनॉमस इम्पोर्ट प्लस MY, जैसे कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है C बार प्लस BY, वैसे ही इम्पोर्ट्स का फॉर्मूला है M बार प्लस MY। अच्छा, उसके बाद फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बता ही दिया क्या है। बाकी ये भी कुछ MCQ में पूछ लेता है, इफ़ X इज़ लेस देन M, मतलब अगर एक्सपोर्ट कम है तो हम कहेंगे नेशनल इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, हाँ। फिर अगर M जो है इंक्रीज़ करेगा तो हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो वो भी वैल्यू पुट करके हम देख सकते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन देखो दिया ही था, ऐसा MCQ आ जाता है, वो B की वैल्यू देगा, M की वैल्यू देगा, कहेगा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालो, डायरेक्ट MCQ, ठीक है। तो B देगा, M देगा, आपको बस वैल्यू पुट करके फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालना है ना। सिमिलरली इसमें भी देखो B देगा, M देगा और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालना है। या फिर वो इस तरह के भी क्वेश्चंस दे सकते हैं जिसमें आपसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये सब छोटे मोटे एग्जाम्पल हमने करे थे। जो 4 सेक्टर इकनॉमी है उसमें मेनली आप बस ये याद रखना कि एक ही मेन फार्मूला है, तो ये अच्छे से देख लेना, ये वाला। लेकिन जो 3 सेक्टर इकनॉमी है उसमें 4 फार्मूले हैं, जो पहले पढ़ा था, हाँ, है ना। तो वो अच्छे से देखने। तो MCQ के लिए बस यही बातें इंपॉर्टेंट थी। तो देखो जैसे 3 सेक्टर में एक तो ये वाला फार्मूला, 3 सेक्टर में एक ये वाला फार्मूला, 3 सेक्टर में एक ये वाला फार्मूला और 3 सेक्टर में एक ये वाला फार्मूला। तो 3 सेक्टर में 4 फार्मूले और 4 सेक्टर में एक फार्मूला। तो मतलब कुल मिला के आपको 5 फार्मूले जो थोड़े से मतलब बड़े, डरावने और अतरंगी हैं, उन पर फोकस करना है। और जिसमें 2 मल्टीप्लायर्स पे फोकस करना है। एक मल्टीप्लायर कौन सा, टैक्स मल्टीप्लायर, वो बस ये याद रख लो, और एक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, वो बस ये वाला याद रख लो, है ना। तो क्लियर हो गया खेल। 5 फार्मूला ग्रुप में तो मैं डाल दूंगा, लेकिन उसके 10 लाख रुपए लगेंगे।
तो ये लिखो अपने आप, मेहनत करो थोड़ी, काम चोरी कैसे खून में आ गई। ठीक है तन्मय, इसको 5 फॉर्मूले लिख के फ़ोटो भेज देना और पैसे लेना इससे, फ्री में कुछ नहीं। ठीक, उसके 50 लगेंगे, मेरे 10 लाख लगेंगे, तो जौन सा तुम्हें सस्ता लगे वो सा कर लेना। चलो तो फिर लिख लो ना, जब अंबानी के बेटे नहीं हो तो 5 फॉर्मूले लिख लो फिर, और क्या। चलो तो कहानी लेकिन समझ आ गई। चलो ठीक है, ओके।